Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to do key formulas and conditions of international economics. Okay, so let's begin the class. First concept हमारा क्या है? Comparative advantage. Comparative advantage की condition क्या है? Condition क्या है इसकी कि OC opportunity cost of X in A. ठीक है, जो OC होगा किसका? OC of X in A जो है वो क्या हो, लेस देन हो OC ऑफ X इन B मीन्स, और A जो है वो क्या हो, A एक्सपोर्ट्स X, A एक्सपोर्ट्स X मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ X इन A जो है लेस देन हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ X इन B. ठीक है, और A जो है वो क्या हो, एक्सपोर्ट करे X को, मतलब कि जिस कंट्री का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगा वही कंट्री जो है क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी. ठीक है, जिस कंट्री का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगा वही क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी. तो हमने क्या देखा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ X इन A जो है वो कम है B के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, A शुड एक्सपोर्ट X. तो A जो है वो X को एक्सपोर्ट करेगा. क्यों करेगा, क्योंकि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट B से कम है. ठीक है, तो लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस एक्सपोर्ट. यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज में लो OC इक्वल टू एक्सपोर्ट्स कम, इसका मतलब होगा. ठीक है, अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड की. टर्म्स ऑफ ट्रेड मींस नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, या कह लो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इक्वल टू एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स अपॉन में इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100. ठीक है, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स अपॉन में इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100 क्या बताता है, ये बताता है कि एक यूनिट एक्सपोर्ट के बदले कितना इंपोर्ट उसको मिल रहा है. ठीक है, ये क्या फॉर्मूला बता रहा है, एक यूनिट एक्सपोर्ट के बदले कितना इंपोर्ट मिल रहा है, ये जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड और नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड बताता है. ठीक है, और अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो ज्यादा होगा, मतलब कंट्री जो है बेटर ऑफ में होगी. ठीक है, अगर TOT ज्यादा होगा तो कंट्री जो है बेटर ऑफ की सिचुएशन में है. ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्राइस इससे क्या होगी, इंक्रीज होगी. एक्सपोर्ट प्राइस इससे क्या होगी, इंक्रीज होगी, और ये क्या है, किसी भी कंट्री के लिए गुड न्यूज है. ठीक है, ओके. देन हम देखते हैं ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड. ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है कि वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट जो है ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला है, और ये बताता है कि ये प्राइस नहीं, क्वांटिटी टर्म्स में एक्सचेंज रेशियो बताता है. ठीक है, यहाँ हम क्या देख रहे थे, प्राइस एक्सचेंज रेशियो बता रहा था टर्म्स ऑफ ट्रेड. TOT प्राइस से रिलेटेड है, ग्रॉस क्वांटिटी का चेंज बताता है. ठीक है, क्वांटिटी में एक्सचेंज रेशियो बताता है. ठीक, याद रखना, टर्म्स ऑफ ट्रेड में प्राइस से रिलेटेड एक्सचेंज रेशियो, और जो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसमें क्वांटिटी से एक्सचेंज रेशियो रिलेटेड है. नेक्स्ट देखते हैं इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसका फॉर्मूला है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड मल्टीप्लाई एक्सपोर्ट वॉल्यूम इंडेक्स. मींस कंट्री की इंपोर्ट कैपेसिटी को ये मेजर करता है. ठीक है, मतलब मोर एक्सपोर्ट मोर इंपोर्ट अफोर्ड कर सकते हो. ठीक है, जितना एक्सपोर्ट करोगे उतना इंपोर्ट अफोर्ड कर सकते हो. कंट्री की इंपोर्ट कैपेसिटी को ये मेजर करता है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड. ठीक है, कैपेसिटी टू इंपोर्ट बताता है. ठीक, बाद में बात करते हैं फिर क्या, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में. ठीक है, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड मल्टीप्लाई एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी अपॉन में इंपोर्ट प्रोडक्टिविटी. ओके, एक्सपोर्ट अपॉन में इंपोर्ट प्रोडक्टिविटी इनटू नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड. ये क्या बताता है, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये बताता है कि प्रोडक्टिविटी को भी, ये जो है एक्सपोर्ट डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को भी इंक्लूड करता है, और एक तरह का मोर रियलिस्टिक मेजर है. ठीक है, मोर रियलिस्टिक मेजर है नेट डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड. ठीक है, और ये क्या कर रहा है, प्रोडक्टिविटी को एडजस्ट कर रहा है. ठीक है, प्रोडक्टिविटी एडजस्टेड हियर. ठीक, तो प्रोडक्टिविटी को भी इंक्लूड करता है और एक तरह का मोर रियलिस्टिक मेजर है डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड. दूसरा बात करते हैं मार्शल लर्नर की कंडीशन. मार्शल लर्नर की कंडीशन क्या कहती है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है, प्लस क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ इंपोर्ट जो है वो क्या हो,
क्या हो, वो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। तो मींस इससे क्या होगा कि डिवैल्यूएशन जो है इंप्रूव होगी बीओपी की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की। मतलब कि ये मार्शल लर्नर की कंडीशन का जो ये फॉर्मूला कंडीशन है वो क्या कहता है कि डिवैल्यूएशन तभी होगा जब बीओपी इंप्रूव करेगा, ठीक है। और जब डिमांड इलास्टिक हो तब क्या होगा, डिवैल्यूएशन होगा, ठीक है। डिवैल्यूएशन तभी जब बीओपी इंप्रूव करेगा और जब डिमांड इलास्टिक होगा, ठीक है। इलास्टिक डिमांड मींस क्वांटिटी रिस्पॉन्ड करेगी इसमें, ठीक है। और इलास्टिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 हो तो क्या करेगा, डिवैल्यूएशन यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जे कर्व के बारे में। जे कर्व क्या है, जे कर्व जो है क्या एक्सप्लेन करता है कि इनिशियली जो है कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। इनिशियली जो कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड होते हैं उसके कारण क्या होता है, इंपोर्ट बिल बढ़ता है, और बाद में जो होता है वो क्वांटिटी एडजस्ट होती है, उससे क्या होता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे ये जो है जे कर्व जो है जे शेप में कर्व होता है, ठीक है। जे शेप के कर्व को हम लोग कहते हैं जे कर्व, ठीक है। इसका क्या फॉर्म कॉन्सेप्ट कह रहा है कि शॉर्ट रन में जो बीओपी होती है वो वर्सेंस होती है, मतलब वर्स होती है शॉर्ट रन में बीओपी, एंड लॉन्ग रन में वो इंप्रूव करती है। एक तरह का ये एडजस्टमेंट लैग इफेक्ट को दिखाता है, ठीक है। एडजस्टमेंट लैग इफेक्ट में कि जो इनिशियली आप कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करते हो और उससे क्या होता है, इंपोर्ट बिल बढ़ता है, और बाद में जब आप क्वांटिटीज उसके साथ उसको एडजस्ट कर, जैसे ही क्वांटिटी एडजस्ट होती है उस टाइम एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है बीओपी आइडेंटिटी पे। बीओपी आइडेंटिटी क्या है, सीए के प्लस एफ ए प्लस एरर इक्वल टू 0, मीन्स कि ये एक तरह का अकाउंटिंग आइडेंटिटी है बैलेंस ऑफ पेमेंट को ऑलवेज बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये अकाउंटिंग आइडेंटिटी है कि बीओपी ऑलवेज बैलेंस करेगा इस आइडेंटिटी से, ठीक है। और ये क्या बताता है कि अगर डिफिसिट है तो कहीं और सरप्लस होगा, ठीक है। बीओपी आइडेंटिटी इससे यही पता चलता है कि डिफिसिट अगर है तो कहीं और सरप्लस होगा, ठीक है। ऑलवेज बैलेंसिंग अकाउंटिंग। अब्जॉर्प्शन अप्रोच के बारे में देखते हैं। अब्जॉर्प्शन अप्रोच क्या है, इनकम माइनस अब्जॉर्प्शन, ठीक है। मतलब ये क्या एक्सप्लेन करता है कि इनकम माइनस स्पेंडिंग को ये दिखाता है, इनकम वाई से इनकम, ए से स्पेंडिंग शो हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनल बैलेंस की कंडीशन है। अब्जॉर्प्शन अप्रोच में क्या दिखा रहा है, बीओपी वाई माइनस ए विच मीन्स इनकम माइनस स्पेंडिंग। अगर इनकम ज्यादा होगी स्पेंडिंग से तो सरप्लस होगा, और अगर जो स्पेंडिंग से कम होगी तो डेफिसिट होगा। तो स्पेंड करो कम जिससे कि बीओपी तुम्हारा इंप्रूव रहे, ठीक है। ओके, तो y अगर ग्रेटर होगा a से मींस कि सरप्लस है, और अगर y जो है लेस देन सॉरी a जो है ग्रेटर देन होगा y से तो क्या होगा, डेफिसिट की सिचुएशन है। देन देखते हैं मॉनेटरी अप्रोच को। मॉनेटरी अप्रोच क्या कहता है, एमडी माइनस एमएस, ठीक है। मनी डिमांड माइनस मनी सप्लाई। मतलब कि मनी डिमांड जब ग्रेटर होगी सप्लाई से तो क्या कंडीशन होगी, सरप्लस की, बीओपी सरप्लस की। वहीं अगर मनी सप्लाई और ज्यादा होगा डिमांड से तो क्या होगी, डेफिसिट की कंडीशन, ठीक है। ये है मॉनेटरी अप्रोच। रिविन्स्किन थ्योरम की देखते हैं क्या है। तो रिविन्स्किन थ्योरम हमने पढ़ा था कि एक फैक्टर बढ़े तो उस फैक्टर का आउटपुट जो है डिस्प्रोपोर्शनली बढ़ता है, ठीक है। रिविन्स्किन थ्योरम में तो मतलब कि यहाँ पे अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल इंटेंसिव गुड भी तो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव गुड भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यही है रिविन्स्किन का थ्योरम कि एक फैक्टर बढ़े तो उस सेक्टर का आउटपुट भी डिस्प्रोपोर्शनली जो है वो बढ़ता ही है, ठीक। स्टॉपलर सिमुलेशन की बात करते हैं। स्टॉपलर सिमुलेशन जो है वो क्या कहता है, उसकी कंडीशन क्या है कि टैरिफ ऑन एल इंटेंसिव गुड वेज राइज रेंट फॉल। मतलब कि पहले तो स्टॉपलर सिमुलेशन जो है वो बोलता है कि प्रॉफिट से स्कार्स फैक्टर को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। प्रॉफिट कह रही हूँ, प्रोटेक्शन से स्कार्स फैक्टर्स को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वेज अगर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, रेंट यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है फैक्टर इंटेंसिटी पे, ठीक। डिपेंडिंग ऑन फैक्टर इंटेंसिटी, अगर आप वेज इंक्रीज कर दे रहे हो तो रेंट यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक। तो स्टॉपलर सिमुलेशन क्या कह रहा है कि टैरिफ ऑन लेबर इंटेंसिव गुड वेज राइज हो जाएगा, रेंट जो है अगर आप टैरिफ लगाते हो लेबर इंटेंसिव गुड पे तो वेज आपका बढ़ जाएगा, रेंट आपका फॉल हो जाएगा। प्रोटेक्शन जो है रीडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम, प्रोटेक्शन क्या करती है, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है, यही कहते हैं स्टॉपलर सिमुलेशन का। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन क्या है, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन फ्री ट्रेड फैक्टर प्राइस
प्राइस इक्वलाइज इंटरनेशनली, मींस फ्री ट्रेड से वेज और रिटर्न इक्वल हो जाते हैं कंट्रीज में, ठीक है। इसमें अजम्पशन क्या किया गया था, सेम टेक्नोलॉजी का, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। दूसरा हम देखते हैं ग्रेविटी मॉडल। ग्रेविटी मॉडल क्या कहता है कि ग्रेविटी मॉडल जो है वो ट्रेड आई जे ए इंटू जीडीपी आई अपॉन में जीडीपी जे मल्टीप्लाई जीडीपी जे अपॉन में डिस्टेंस, मतलब ये बायलैटरल ट्रेड फ्लो को दिखा रहा है। बायलैटरल ट्रेड फ्लो को दिखा रहा है कैसे। ग्रेविटी मॉडल बेसिकली होता क्या है कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड डिपेंड करता है, ठीक है, किस किस चीज पे, साइज मतलब जीडीपी और डिस्टेंस मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है। तो जीडीपी और डिस्टेंस पे जो है हमारा क्या डिपेंड करता है, ग्रेविटी मॉडल, ठीक है। तो ग्रेविटी मॉडल बताता है कि ट्रेड उन्हीं कंट्री में होगा जिसमें का साइज जीडीपी सेम हो और डिस्टेंस मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थोड़ा कम हो, ठीक है। तो बिगर इकोनॉमी जो होंगी वो क्या करेंगी, मोर ट्रेड करेंगी, तो डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा ट्रेड क्या होगा, घट जाएगा। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ग्रेविटी मॉडल में क्या होगा, ट्रेड घट जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा लगने लगेगा। तो यही तो ग्रेविटी मॉडल एजम्पशन करता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया और यूएस ट्रेड जो है हाई है, क्यों, क्योंकि इंडिया एक स्मॉल कंट्री है, ठीक है, स्मॉल कंट्री फ्लो है, ठीक। अब बात करते हैं ऑप्टिमल टैरिफ की, जो कि कहता है टी स्टार इक्वल टू 1 माइनस अपॉन में ES माइनस 1। जो ES है वो फॉरेन एक्सपोर्ट सप्लाई इलास्टिसिटी है, ठीक है। ES क्या है, फॉरेन एक्सपोर्ट सप्लाई इलास्टिसिटी, मींस कि लार्ज कंट्री टैरिफ लगा के अपनी टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव कर सकती है, ठीक है। लार्ज कंट्री क्या करती है, टैरिफ लगा के अपनी टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव कर सकती है। स्मॉल कंट्री को कोई बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। और ये सिर्फ किस पे ऑप्टिमल टैरिफ वर्क करता है, ओनली वर्क फॉर लार्ज कंट्री, ठीक। ओके, लर्नर सिमेट्री की बात करें, लर्नर सिमेट्री थ्योरम जो है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इंपोर्ट टैरिफ जो है इक्वल होगा एक्सपोर्ट टैक्स इन वेलफेयर इफेक्ट, ठीक है। मींस कि इंपोर्ट टैरिफ जो है वो इक्वल होगा एक्सपोर्ट टैक्स के, एक्सपोर्ट टैक्स के इक्वल होने के कारण क्या होगा कि सेम वेलफेयर इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर तुम इंपोर्ट पे टैक्स लगाते हो तो इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट भी रिड्यूस ही हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों का इफेक्ट सेम ही है, ठीक, इसीलिए कहते हैं इंपोर्ट टैक्स इक्वल टू एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। ऑफर कर्व इलास्टिसिटी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो इलास्टिक है, इक्वल 1 है तो यूनिट इलास्टिक है, लेस देन 1 है तो इन इलास्टिक है। टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट को दिखाता है, मतलब कि ऑफर कर्व बताता है कि कंट्री कितना एक्सपोर्ट करेगी गिवन इंपोर्ट डिमांड पे, ठीक है। और इलास्टिसिटी किससे डिटरमाइन होती है, टर्म्स ऑफ ट्रेड के इफेक्ट से, ठीक। तो अगर हम याद करें पूरे ये फॉर्मूला को एक तरह से शॉर्ट ट्रिक में, तो देखें तो क्या कहता है कि ट्रेड का स्ट्रक्चर थ्योरीज क्या है, कि पहले तो तुम ये समझोगे कि मतलब सिर्फ एग्जाम में फॉर्मूला तो याद करने से काम होगा नहीं, इकोनॉमिक मीनिंग भी उनका समझना जरूरी है, स्पेशली किसका, मार्शल लर्नर जेकर वो टर्म्स ऑफ ट्रेड टाइप का, ठीक है। इन सारी चीजों का जो है मीनिंग भी समझना बहुत जरूरी है। तो तुम इनको एक तरह के ग्रुप में बांट दो, जैसे कि नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड जितने भी होंगे वो प्राइस को शो करेंगे, ग्रॉस वाले जो होंगे वो क्वांटिटी को शो करेंगे, इनकम जो होगा वो कैपेसिटी को शो करेगा, और डबल टर्म्स ऑफ ट्रेड जहां होगा वो प्रोडक्टिविटी को शो करेगा, ठीक है। ये तो एक तरह का एक ग्रुप ही हो गया, ठीक है, प्राइस, क्वांटिटी और कैपेसिटी एंड प्रोडक्टिविटी, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड तक, ठीक है। फिर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का ग्रुप मान दो, जैसे कि मार्शल लर्नर कंडीशन जिसमें आ जाएगा, जे कर्व आ जाएगा, फिर ऑब्जॉर्प्शन अप्रोच आ जाएगा, बीओपी आइडेंटिटी आ जाएगा एंड मॉनेटरी अप्रोच। ये तुम ग्रुप बांट दो बीओपी का, ठीक है, बीओपी ग्रुप, बैलेंस ऑफ पेमेंट ग्रुप, ठीक है। उन्हीं उसी चीज के बारे में ये सारे लोग बात करते हैं, उसी चीज का फॉर्मूला, और ये बांट दो तुम अपना प्राइस, क्वांटिटी, कैपेसिटी एंड प्रोडक्टिविटी वाले में, ठीक है। इस तरह से तुम याद कर सकते हो। दूसरा अगर बात करें रिविस्की थ्योरम से लेके, तो रिविस्की थ्योरम से लेके ये सारे कॉन्सेप्ट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, प्रोडक्शन से लेकर इनकम, प्राइस और पॉलिसी तक, ठीक है। अगर आप इसको एकदम फ्लो में समझोगे तो कर ही लोगे, एमसीक्यू ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। रिविस्की थ्योरम से लेके कहाँ तक हमें देखना है, ऑफर कर्व इलास्टिसिटी से। तो रिविस्की थ्योरम किस लिए है, अगर रिविस्की थ्योरम जो है आउटपुट के चेंज होने के लिए है, ठीक है, आउटपुट से रिलेटेड है। स्टॉपलर सॉल्यूशन इनकम से रिलेटेड है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन किससे रिलेटेड है, प्राइस इक्वलाइजेशन के लिए है, ठीक है, प्राइस इक्वलाइजेशन के लिए। ग्रेविटी मॉडल किस लिए, ट्रेड पैटर्न को देखते हैं हम लोग, ग्रेविटी मॉडल में ट्रेड पैटर्न को, ठीक। ऑप्टिमल टैरिफ पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक।
दूसरा लर्नर की एक तरह का लर्नर सिमेट्री जो है हिडन अफेक्ट है, ठीक है। और ऑफर कप क्या है, ट्रेड इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ट्रेड इक्विलिब्रियम है, ठीक है। दैट्स इट, ये तो वीडियो में आप कंक्लूड हो गया आपका फॉर्मूलाज। अच्छा, ये जो हमने क्रोनोलॉजी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज की थी, इसे भी एक बार देख लेते हैं कि इसको कैसे याद करना है। देखो इनिशियली ये जो सारी थ्योरी हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, इनिशियली कॉस्ट पे डिपेंड कर रही हैं एंड प्रोडक्टिविटी पे, ठीक है, कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी पे। फिर धीरे धीरे ये किस पे शिफ्ट हो जा रही है, धीरे धीरे ये शिफ्ट हो जा रही है रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। ये थ्योरी रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जा रही है। और आज की जो थ्योरीज हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, फैक्टर एंडोमेंट पे। तो जो एचओ थ्योरी, एक्चुअल अर्निंग थ्योरी के बाद जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनको लगा कि रियल वर्ल्ड जो है उस इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उन्होंने नई नई थ्योरीज लाई। जैसे पहले पैराडॉक्स लाए, लेंटी ऑफ पैराडॉक्स करके ले आए, फिर टेक्नोलॉजी पे और सारी थ्योरी लाए, फिर स्केल और इम्परफेक्ट कंपटीशन पे थ्योरी लाए। और आज का जो ट्रेड है वो सिर्फ फैक्टर एंडोमेंट से नहीं होता है, बल्कि इनोवेशन, फॉर्म और जियोग्राफी से भी ड्राइव इन होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रख लेना इन लास्ट। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।